एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम संविधान का भाग 3 देखेंगे। इसमें हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों के बारे में जानेंगे। तो मूल अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में टोटल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो उसमें से भाग नंबर 3 के पार्ट में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जिनको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि मूल अधिकार होते क्या हैं। तो सबसे पहले परिभाषा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि मूल अधिकार जो जीवन के लोगों के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है, इन्हें फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। प्रत्येक देश के लिखित व अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकारों को मान्यता दी गई है। ये मूल अधिकार नागरिकों को निश्चितात्मक रूप से प्राप्त होते हैं। राज्य की सार्वभौम सत्ता और अंकुश लगाने के कारण नागरिक की दृष्टि में ऐसे अधिकार विषयात्मक यानी निगेटिव कहे जाते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों का एक दृष्टांत है, यहाँ एक कोटेशन है, राज्य नागरिकों के बीच परस्पर विभेद नहीं करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रत्येक देश के संविधान में इसकी मान्यता है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम जो ब्रिटेन में इसको डेवलप किया गया था, मतलब वहाँ ब्रिटेन से बने थे, और भारत के मूल अधिकार जो है हमने अमेरिका से लिए हैं। इसका सार ये निकल के आता है कि मूल अधिकार वो अधिकार हैं जो प्रत्येक राष्ट्र अपने नागरिकों को देता है, जिनके सहारे वो अपना जीवन जीते हैं, और इस पर सभी नागरिकों का समानता से अधिकार होता है। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे तो मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, जो अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य बताए गए हैं। मूल अधिकारों में ये बताया गया है कि राज्य सरकारें इन्हें दिलाने के लिए बाध्य हैं। ठीक है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो व्यक्ति चाहे तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जा सकता है। इसके अलावा मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है कि मूल अधिकार के बारे में अगर आपको आपके अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप 5 रिटें जो दी जाती हैं उनके माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जब संविधान लागू हुआ था तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, परंतु वर्तमान में एक संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल अधिकार से अलग कर दिया गया है। तो यहाँ इसका नोट दिया हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में 300A आर्टिकल में है, अतः वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 रह गई है। ठीक है, अब हमारे पास जो अधिकार हैं उनको हम धीरे धीरे देखेंगे और आर्टिकल वाइज समझेंगे। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 12। वो कहता है परिभाषा, इसको अगर हम संविधान की बुक में देखेंगे तो वहाँ केवल परिभाषा लिखी हुई है। तो यहाँ परिभाषा का मतलब होता है, परिभाषा शब्द के अनुसार राज्य, बस राज्य का अर्थ संघ है और राज्य सरकार, मतलब जहाँ जहाँ राज्य का यूज किया जाएगा शब्द, वहाँ वहाँ संघ और राज्य सरकार के बारे में कहा जा रहा है। आर्टिकल 13, ऐसे किसी कानून बनाने से संसद और राज्य विधानसभाओं पर प्रतिबंध लगाता है जो नागरिकों को दिए मौलिक अधिकार में कटौती करता हो या वंचित करता हो। मतलब मौलिक अधिकारों को कम करने वाला या कटौती करने वाला कोई कानून हो, उसको रोकने के लिए ही है। ठीक है, इसके अलावा हमारे संविधान में जो हमको अधिकार दिए उसमें पहला है समता का अधिकार। 6 अधिकार है, उसमें नंबर 1 समता का अधिकार। समता यानी समानता, इक्विटी का, यह अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य है। इसमें आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, विधि मतलब कानून, ठीक है, कानून के सामने सभी समान हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया राज्य द्वारा धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियां या जो अवसर वगैरह प्राप्त होंगे उनमें सबको समानता होगी भाग लेने की। अनुच्छेद 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत के अंत के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, आप किसी के नाम के आगे राजा, महाराजा, अधिराज ऐसा शब्द नहीं लगा सकते, इनका अंत कर दिया गया है। केवल जो संवैधानिक पद हैं और उनकी ही उपाधियों को बुलाया जा सकता है। जैसे कि आप किसी का भारत रत्न मिलता सचिन को है तो उसके नाम के आगे भारत रत्न लगा सकते हैं। ठीक है,
अगला है नंबर 2 पे है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 19 से 22 आते हैं। आर्टिकल 19 में आपको अधिकारों की रक्षा के बारे में उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 20 में आपको अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 में आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। आर्टिकल 21 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कुछ विशेष कंडीशन में अगर किसी गिरफ्तारी पे रोक लगानी हो तो वो लगाई जा सकती है। इसके बाद आपका जो अधिकार नंबर 3 है मूल अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 में इसमें अनुच्छेद आते हैं। 23 में दिया मानव व्यापार और बालाश्रम। बाल श्रम मतलब होता है बच्चों पे चाइल्ड लेबर का निषेध है, ठीक है, और मानव व्यापार का भी रोक है। और आर्टिकल 24 कहता है कारखानों में बाल श्रम का निषेध, कारखानों में बच्चों से काम कराने पे मना है, ठीक है। अगला हमारे पास चौथे नंबर के जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सॉरी। तो आर्टिकल 25 आपसे कहता है कि आपका जो मन करे आप उस धर्म को मानो, उसका आचरण करो, जिसका प्रचार करना है वो कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई रोकेगा नहीं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता होगी आपको। आर्टिकल 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए आप कोई आयोजन करते हैं या कोई भी सम्मेलन वगैरह करते हैं वो आपको छूट है। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थिति, आप किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा या उसकी उपासना की उपस्थिति के होने में के बारे में स्वतंत्र हैं, ठीक है। अब आता है 5वें नंबर पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 इसके अंदर आएंगे। पहले 31 भी आता था पर 31 अब हट चुका है। तो 29 में बताया गया अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण, ठीक है, माइनॉरिटी वर्ग के हितों के आरक्षण। और आर्टिकल 30 कहता है शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नोट लगा के समझ लें इस चीज को, इम्पोर्टेंट है। 31 है, सॉरी। तो आर्टिकल 31 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर, मतलब मूल अधिकार में पहले काउंट होता था, इसे निकालकर कानूनी व संवैधानिक अधिकार दे दिया गया और 300 में रख दिया गया, 300A में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। हमारा छठवां और सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो है आर्टिकल 32 वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें आपको कानून अपने मौलिक अधिकारों के हनन होने पर 5 प्रकार की रिट लगाने का मौका देती है, अधिकार देती है। तो इसको समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के लागू करवाने हेतु, ठीक है ना, सरकार उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करने के अधिकार दे सकती है। तो एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस कहते हैं, परमादेश, इसे मैंडामस कहते हैं, प्रतिषेध, प्रोविजन, उत्प्रेषण को सर्टियोरी, अधिकार प्रक्षा को क्यू वारंटो कहते हैं। इनको थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में समझ भी लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का इसके नाम में ही लिखा हुआ है, बंदी को प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, वैसे बताया, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है हैबियस कार्पस, इसका अर्थ होता है प्रस्तुत करना। तो न्यायालय के समक्ष 24 घंटे की अवधि में बंदी व्यक्ति को प्रदर्शित करना होता है। फिर न्यायालय निर्णय लेगा तो व्यक्ति इनोसेंट है या दोषी है, जो भी है उसके हिसाब से फिर वो न्यायालय उसको प्रक्रिया करके रखेगा। यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि उसकी गिरफ्तारी अवैधानिक है, इलीगल है, तो उसे वो मुक्त करने का आदेश भी दे सकता है। उसके बाद है परमादेश, इसे मैंडामस कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कोई अधिकारी या कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई कार्य करता है, किसी ऐसे कार्य को रोकने की कोशिश करता है, करने की कोशिश करता है जो मूल अधिकारों का हनन करते हों, ठीक है, तो इसके खिलाफ फिर कोर्ट में से आपको उसको अधिकारी को आदेश दिया जाता है। तो यहाँ पे समझाने के लिए लिखा भी है कि ये आदेश उन परिस्थितियों में जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं। ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है कि मौलिक अधिकार प्रभावित होने चाहिए उसके, तभी परमादेश लगेगा, ठीक है। प्रतिषेध को प्रोविजन कहते हैं। यह रिट केवल न्यायिक रिट है
जिसमें बड़ी कोर्ट छोटी कोर्ट को फटकार लगा सकती है, ठीक है। और इसमें ऊपरी वाली जो कोर्टें होती हैं वो निचली कोर्ट से उन मामलों को अपने पास बुला लेती हैं। तो जहाँ पढ़ सकते इसको, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमित कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत ऐसा करने के लिए उसे रोक सकती है। इसी रिट को प्रतिषेध कहते हैं। अगली है उत्प्रेषण। प्रतिषेध और उत्प्रेषण लगभग समान होती हैं, बस एक में निर्णय आ चुका होता है और एक में मामला लंबित होता है। तो अपन यहाँ पढ़ के देखेंगे, समझ में आएगा। उत्प्रेषण को सर्टियरोरी कहते हैं। इसका अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई ऐसा कार्य करता है जो न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले में है, ठीक है, विचाराधीन मामले को, तो ऐसी परिस्थिति में ऊपरी अदालत क्या करती है, उस अधिकारी से वो या उस न्यायालय से वो सारा का सारा मामला अपने पास हस्तांतरित कर लेती है। तो उत्प्रेषण और सर्टियरोरी में बेसिक अंतर केवल इतना है कि एक में मामले की सुनवाई हो जाती है और एक में मामले की सुनवाई नहीं होती, एक में मामला विचाराधीन होता है। अगला है अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। यह रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब किसी न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो न्यायालय पूछ सकता है उससे कि आप किस अधिकार से ये कार्य करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उसे अगर दोषी पाया जाता है तो उसे पद छोड़ने का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है, ये बात समझें। अगला है हमारे पास आर्टिकल नंबर 33, जो हमें इसके अंतर्गत सशस्त्र बल और मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि संसद को यह अधिकार है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी एवं अन्य मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सके, ठीक है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि इन जो पैरामिलिट्री फोर्स वगैरह बताई हैं इन पर क्या लगा सके, प्रतिबंध लगा सके। आर्टिकल 33 के अंतर्गत विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है। संसद द्वारा इस विधि पर बनाए गए कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ के रखना है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 34। इसमें मार्शल लॉ व मूल अधिकार से संबंधित है। मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य प्रशासन, यानी जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हो तो संसद को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों को प्रतिबंध लगा सके। इस बात को लेकर यह आर्टिकल कहता है, ठीक है। आर्टिकल 35 है। इसमें कहा गया है मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु संसद को शक्तियां दी गई हैं, इसका उल्लेख है। तो इतना पोर्शन जो था हमारा वो मूल अधिकारों से रिलेटेड था। अब इसमें हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जानने की कोशिश करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं वो भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक में इनका विवरण है, ठीक है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को हमने आयरलैंड से लिया हुआ है। आयरलैंड जिसकी राजधानी डबलिन है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल से इसके नोट से इन्हें आप रीड करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है भाग 4 में है, 36 से 51 में है। नीति निदेशक तत्व जो है वो बाध्यकारी नहीं होते। यदि राज्य ने लागू करने में असफल रहता है तो कोई इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकता, ठीक है। नीति निदेशक तत्वों की स्वीकृति राजनीतिक रूप लेती है जो ठोस संवैधानिक और नैतिक दायित्वों पर आधारित होती है, ठीक है। और नीति निदेशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो हम फटाफट से नीति निदेशक तत्वों को इसके अंतर्गत देखे लेते हैं। इसमें जो आर्टिकल हैं इनके वो हम देखे लेते हैं। तो हमारे पास 36 नंबर का जो आर्टिकल है वो कहता है राज्य की परिभाषा का वर्णन है। 37 में दिया नीति निदेशक तत्व के हनन होने पर न्यायालय की शरण संभव नहीं है। 38 कहता है लोक कल्याणकारी राज्य उसकी नीतियों का वर्णन है। 39 राज्य भौतिक और अभौतिक साधनों के संकेंद्रण को रोकेगा। राज्य महिलाओं व बालकों व पुरुषों के सभी अवस्था का ध्यान रखेगा। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी रखी गई है। 39 का कहता है निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान प्राप्त करने का अधिकार। अगर आप कानूनी कोई लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके पास अगर वकील को पैसे देने के लिए नहीं है तो निःशुल्क आपको वो सुविधा दी जाएगी सरकार की तरफ से। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देकर उन्हें शक्ति प्रदान करेगा। 41 कहता है राज्य आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों का ध्यान रखेगा। 42 कहता है कार्य की नियोजित दशाएं बनाएगा, उचित दशाएं बनाएगा और महिलाओं को निःशुल्क
प्रसूति सहायता उपलब्ध कराएगा, उनके डिलीवरी टाइम की लिए मदद करेगा। आर्टिकल 43 कहता है उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों या श्रमिकों के भाग लेने का अधिकार होगा। आर्टिकल 43 के या का कहता है सहकारी समितियों की स्थापना। आर्टिकल 44 कहता है राज्य का समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास रहेगा। आर्टिकल 45 कहता है 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था। ये जो है 86वें संविधान संशोधन में 2002 से है। ठीक है। आर्टिकल 46 राज्य एसटी, एससी व दुर्बल वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा। आर्टिकल 48 राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। 48 का राज्य पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करेगा। आर्टिकल 50 राज्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण करेगा। और आखिरी आर्टिकल 51 भारत की विदेशी नीति का वर्णन जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अंतरराष्ट्रीय पंच निर्णयों पर आधारित होगी। इसके बाद हमारे पास आखिरी पोर्शन है आज का, उसका नाम है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य जो है वो भाग 4A में वर्णित है और इसके लिए एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51 का। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बताया गया कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। ठीक है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिशों पर जोड़ा गया था और इन्हें रूस के संविधान से लिया गया था। जैसे हमने पीछे की दो चीजें आयरलैंड और अमेरिका से ली, इसी प्रकार ये रूस से। इन्हें संविधान के भाग 4 में 4 काम है और भाग 4 काम है और 51 काम में रखा गया है। ठीक है। प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक कर्तव्य जोड़ दिया गया था जिससे कितने हो गए 11। तो हम मूल कर्तव्य जो 11 हैं उनको देखेंगे और मूल कर्तव्यों का क्या महत्व है ये बता दें पहले। इसमें पहला है नागरिकों को कर्तव्य विमुक्तता से बचाना, यानी नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो उन्हें याद दिलाए जा सकते हैं मूल कर्तव्यों के द्वारा। ये नागरिकों के लिए आदर्श स्थापित करते हैं, राष्ट्रीय विकास में सहायता करते हैं, नागरिकों के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, नागरिकों में त्याग, सेवा, बलिदान और समानता की भावना का विकास करते हैं। ठीक है। जो 11 मूल कर्तव्य हैं उन्हें आप एक बार देख लीजिए। पहला मूल कर्तव्य संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्र ज्ञान का आदर करें। स्वतंत्रता नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन और सम्मान करें। नंबर 3 पर है भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें। नंबर 4 पर है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। नंबर 5 पर हम देखेंगे भारत के सभी लोगों को समरसता व समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें। ठीक है। और धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव ना करें। हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण यानी संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। ठीक है। 8वें नंबर में कहा गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकसित करें। 9वें नंबर पे कहा गया है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। 11वें नंबर में कहा गया है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति करे। 11वें नंबर पे कहा है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। तो ये है। इसके अलावा इसकी कुछ थोड़ी सी आलोचना है, केवल रीड करने लायक है, इसमें से एग्जाम में कोई विशेष बनता नहीं है। यह वर्तमान परिस्थितियों से मेल नहीं खाते, मतलब मूल कर्तव्य में थोड़ा बहुत बदलाव है, आज वर्तमान परिस्थितियों में मैच नहीं करते हैं। ठीक है। कर्तव्यों की सूची पूरी नहीं है, इसमें जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, टैक्स से संबंधित और चीज़ों को शामिल किया जाना चाहिए। इनके पीछे कोई बाध्यकारिता नहीं है, इसलिए इसे न्यायालय में चैलेंज नहीं दे पाते। मौलिक कर्तव्य लोगों को नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं, प्रशासन में इसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। मौलिक कर्तव्यों में परमादेश के तहत प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसे आप कोर्ट नहीं ले आ सकते। ठीक है। कुछ विशेष बात है वो और देख लेते हैं। विशेष पॉइंट में ये बताने की कोशिश करिए कि जो मूल कर्तव्य हैं और राज्य के नीति निदेशक तत्व में इनमें
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखने में समान जैसी लगती हैं। जैसे मूल कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की बात कही गई है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पर्यावरण की बात कही गई है। उसमें प्राकृतिक पर्यावरण, इसमें केवल पर्यावरण। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, मूल कर्तव्य में सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा की बात रखी गई, जबकि नीति निर्देशक तत्वों में राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों, वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। मूल कर्तव्य में समरसता और समानता, भ्रातृत्व की भावना रखी गई है, और नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता की बात कही गई है। ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स हैं जिन्हें आप बार बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको याद होंगे। धन्यवाद।